नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग का एसएससी एचएसएल का पीवाईक्यू चल रहा है, तो उसी कड़ी में आज का ये आपका तीसरा वीडियो है शिफ्ट 3 का 2 अगस्त का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे कागजी मुद्रा का उदाहरण पूछा गया था, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कागजी मुद्रा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए तो कागजी जो मुद्रा होता है देश की एक आधिकारिक कागजी मुद्रा है जिसमें वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने में शामिल लेन देन के लिए परिचालित किया जाता है। मौद्रिक नीति के अनुरूप धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कागजी मुद्रा की छपाई आमतौर पर देश के केंद्रीय बैंक या राजकोष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका होता है कागजी मुद्रा। अब बात रही कि आपका कागजी मुद्रा होता क्या है। तो फ्रेंड्स कागजी मुद्रा का अर्थ ही हुआ कि वो सभी मुद्राएं जिसका उपयोग हम लोग लेन देन में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये का जो सिक्का है उसका उपयोग तुम लोग लेन देन में करते हैं, तो ये आपका ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा 200 रुपये का जो बैंक चेक होगा, ठीक है, वो दोस्तों आपका कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि बैंक चेक का जो उपयोग है हम लोग विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से नहीं करते हैं। कोई अगर आप जाके बैंक का जो चेक है जाके दीजिएगा दुकान में, तो आपको सामान है जो कि नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा 500 का जो करेंसी नोट है वो फ्रेंड्स आपका कागजी मुद्रा का उदाहरण है, और 20 रुपये का सिक्का भी आपका कागजी मुद्रा का ही उदाहरण है। ठीक है, तो 200 रुपये का जो बैंक चेक हुआ ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा। ठीक है, भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो कि पश्चिम से बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो देखिए केरल का सबसे लंबी नदी का तो बात पता नहीं, लेकिन जो आपका भरतपुजा का जो दूसरा नाम है वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो ए है पोनानी। ठीक है, पोनानी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुजा की बात करेंगे तो जिसका अर्थ होता है भारत की नदी, जिसे नीला या पोनानी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के केरल राज्य का एक नदी है। 209 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये पेरियार के बाद केरल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये जो भरतपुजा जो नदी है आपका केरल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे लंबी नदी लिखा गया है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सबसे जो लंबी नदी है आपका केरल में बहने वाली वो दोस्तों पेरियार नदी है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। ठीक है, कौन में से इनमें से एक जो प्रवाह की जो अवधारणा है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की जो संख्या है वो फ्रेंड्स आपका क्या है प्रवाह अवधारणा आपका नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं किसी फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत, ऋण पर ब्याज व्यय और किसी निगम का लाभ, ये सभी फ्रेंड्स आपका क्या है तो आपका प्रवाह अवधारणा का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था कि उच्च मुद्रा जो स्फीति है का अर्थ होता है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, यानी अन्य कारक समान रहे। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है यदि नामात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी समान है तो कोमल सूचकांक 200 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, यही कथन आपका सही है, बाकी दूसरा कथन है जो कि आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति नियंत्रक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ताओं से सभी लाभ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया गया है आपका अनुच्छेद 43 दिया गया है, इसके अलावा अनुच्छेद 44 दिया गया है, अनुच्छेद 42 दिया गया है और आपका अनुच्छेद 45 दिया गया है। तो पहले हम इन सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं, इसके बाद आपका जो इसका आंसर है आपको संभवतः मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 43 है वो कहता है फ्रेंड्स कि राज्य है जो कि सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश देता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 42 है वो क्या कहता है तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो आपका जो अनुच्छेद 42 है वो दोस्तों आपका क्वेश्चन के अनुसार ये आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका अनुच्छेद 42 दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 45 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो कि 2018 में आया था, जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था किस सीमा तक, तो ये आपके पूरे संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत के क्षेत्र में यह आपका विस्तारित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेकल पॉइंट
टेकल पॉइंट का जो संबंध है आपका किस खेल से है, ठीक है। तो टेकल पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका कबड्डी से है, ठीक है। अगर आप लोग कबड्डी का कोई भी प्रतियोगिता देखते होंगे, यानी जैसे कि अभी आईपीएल की तरह ही चर्चित आपका है कबड्डी का एक प्रतियोगिता PKL, ठीक है। अगर आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पर टेकल पॉइंट का जो जिक्र है बार बार होता है, तो वहाँ से भी आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर सुन सकते थे, कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी में जो खेल की संख्या होता है, यानी कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपके टोटल 7 खिलाड़ी आपके कबड्डी में खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल की बात करेंगे तो 11, हॉकी की बात करेंगे तो 11 और क्रिकेट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये भी 11 खिलाड़ी है, ठीक है। ये सभी आपके खिलाड़ियों की संख्या है स्पोर्ट्स रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आंकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है, ठीक है। सबसे अच्छा संकेतक आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है जीवन सूचकांक की भौतिकी गुणवत्ता, आपका इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किस अभिनेत्री और आपका नर्तक दोनों थी जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वाहिदा रहमान, ठीक है। वाहिदा रहमान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाहिदा रहमान की बात करेंगे तो 2011 में इन्हें पद्म भूषण तो मिला ही था, साथ में 1972 में इन्हें पद्म श्री दिया गया था, जो कि आपका भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसमें आपका पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, एक आपका भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 3 है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि भारतीय संविधान के द्वारा क्या किया जा सकता है, तो लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से जो 35 तक का जो अनुच्छेद है वो सभी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ ही वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान में संख्या है वो फ्रेंड्स आपका 6 है, ठीक है। जब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो फ्रेंड्स आपका 7 हुआ करता था। लेकिन एक जो मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 के क में आपका रखा गया था। बात करें मौलिक अधिकार का तो इसे लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भाग की बात करेंगे तो भाग 3 में आपका वर्णित है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो यह आपका अनुच्छेद 51A में वर्णित है, 51A में वर्णित है। भाग की बात करेंगे तो 4A में है। और मौलिक जो कर्तव्य है आपका पहले से भारतीय संविधान में नहीं था, इससे 1976 में, ठीक है। कब 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जो मौलिक कर्तव्य था उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बस आपको इतना याद रहे कि 1976 में जब मौलिक कर्तव्य आपका शामिल किया गया था, उस समय जो संख्या थी इसकी आपका 10 हुआ करता था। लेकिन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था, जो कि आपका 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद आपका जो मौलिक कर्तव्य की संख्या हुआ आपका 11 हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रानी रामपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की जो पूर्व कप्तान रह चुकी हैं आपके रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में भारतीय रेलवे के आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स हॉस्टल टर्फ पर कर दिया गया है। इसी के साथ रानी भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है जिसके नाम पर स्टेडियम है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत है जो कि किसने किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत है आपका कौन सा मुगल सम्राट या बादशाह किया था, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका अकबर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ठीक है। जो आयात प्रतिस्थापन जो रणनीति है उसको सामान्यतः हम लोग ऑप्शन नंबर 2 है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कारण इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, ठीक है। पूछा गया है किस क्षेत्र में, ठीक है, लौह तथा इस्पात उद्योग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छोटा नागपुर का पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग की 2 संरचनाएं आवश्यक है, लौह अयस्क और कोयला, और छोटा नागपुर के
प्रकार इन दस्तावेजों की आपूर्ति होती है। यही कारण है कि लौह इस्पात उद्योग इसके आसपास ही केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा केवल जो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अपेक्षाकृत बाजार लोचदार होती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है। तो आर.के. बीजापुरे की बात करेंगे तो आर.के. जो बीजापुरे हैं फ्रेंड्स वो आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो आर.के. बीजापुरे की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय शास्त्रीय वाद्य कलाकार थे। वह संगीत वाद्य यंत्र हारमोनियम के प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है। तो आपका हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उन्हें पंडित राम कल्लो बीजापुर उर्फ पंडित आर.के. बीजापुर या बीजापुर मास्टर के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है। ठीक है। कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है टापू। टापू जो नृत्य है आपका अरुणाचल प्रदेश में तो किया जाता है, साथ में कौन से जनजाति के द्वारा, तो आदि जनजाति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। ठीक है। तो गदर आंदोलन की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है आपका सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय था। इसके अलावा इसका जो स्थापना है 1913 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो सोहन सिंह भकाना के द्वारा आपका इसका स्थापना है जो कि होता है। इसके अलावा इसे शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहा जाता था। इसे गदर नाम से अपना समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक टोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो आपका लैक्टिटोल है आपको नाम से ही लग रहा होगा लेक्टोस के हाइड्रोजनीकरण से आपका प्राप्त होता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका लैक्टोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिटोल का उत्पादन रैनी निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। उत्पाद को निर्जल मोनोहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वन घूरखर अभयारण्य घोषित किया गया है, यानी कि वाइल्ड एज सेंचुरी। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो इसे आपका जंगली गधा अभयारण्य भी कहा जाता है, जो कि आपका कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कच्छ का रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और वन जीव अभयारण्य को देखें जो कि आपका गुजरात में ही स्थित है। कच्छ का रण भी आपका गुजरात में ही है। ठीक है। तो रामपारा वन जीव अभयारण्य है, मिटियाला वन जीव अभयारण्य है, इसके अलावा जम्बू घोड़ा वन जीव अभयारण्य है, ये सभी आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा गोवा की बात करेंगे तो बोंडला वन जीव अभयारण्य, महादेवी वन जीव अभयारण्य, इसके अलावा भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य, ये सभी आपके गोवा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ वन जीव अभयारण्य, सुनवेरा वन जीव अभयारण्य और हाडागढ़ वन जीव अभयारण्य आपके उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो कोयना है, इसके अलावा मयूरेश्वर है, इसके अलावा महसदी वन जीव अभयारण्य आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों से हराया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है पहले तो ऑप्शन नंबर जो 4 है 5 विकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मैचों का श्रृंखला हुआ था, उसमें भारत ने पहला मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 5 विकेट से। रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। साथ में जो 2 और मैच हुआ था उसमें जो भारत है आपका ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मंड यानी कि स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग है जो कि किया जाता है। ठीक है। तो मंड का जो परीक्षण है एक आपका आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि मंड स्टार्च जो कि अनुपस्थिति है तो आयोडीन का घोल पीले या नारंगी रंग का ही बना रहता है। जब मंड उपस्थित होता है तो नीला या काला रंग दिखता है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा ये इसे आपका आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आयोडीन परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है। आपसे पूछा गया है 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो झारखंड में ही सरहुल उत्सव है जो कि आपका मनाया जाता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
अगला है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो ये भी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है सभी ए, बी और सी, ठीक है, यहाँ ई नहीं है, आपका सी है, तो सभी आपका सही है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन यानी कि विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है विक्रम देवदत्त जी को, ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो 28 फरवरी 2023 को विमानन नियामक के प्रमुख का पद संभालेंगे। वो मौजूदा DCGA प्रमुख अरुण कुमार का स्थान लेंगे। तो इसका मतलब जो पहले के जो आपकी DGCA के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, महानिदेशक थे, वो आपके अरुण कुमार थे, जो कि अब विक्रम देवदत्त जी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है 2011 के जनगणना के अनुसार। जहां पर प्रतिशत की मात्रा की बात करेंगे तो 14.7% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।